अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन. वर्क डन इज बेसिकली फोर्स multiplied by distance moved in the direction of the force. A driver releases solid sphere of radius 16 centimeter from the seabed. The sphere moves vertically upwards towards the surface of the sea. Weight of the sphere is 20 newtons. Okay, the upthrust acting on the sphere is 170 newtons. The upthrust remains constant as the sphere moves upwards. Calculate the density of the material of the sphere. Density is given by the equation mass over volume. हमारे पास वेट 20 दिया हुआ है. W इज इक्वल्स टू एम जी. वेट की जगह 20 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी. मैं सबसे पहले इसका मास निकाल लूँगा. 20 डिवाइडेड बाय 9.81. हमारे पास जो मास आ रहा है दैट इज 2.04. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. हमारे पास जो स्फेयर है, स्फेयर होता है 4/3 पाए. रेडियस दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻². पाई आर क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का रेडियस वो होता है, वॉल्यूम होता है. फिर मैंने लेक्चर नंबर 3 में है भी, आप लोग काइंडली रेफर करें और याद करें. ये सारे मेंसुरेशन बेसिक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. बेसिक फॉर्मूलाज आर मस्ट. अच्छा जी बेटा, डेंसिटी हमारे पास जो है 119 आ रही है, तो 200 kg per meter क्यूब कर देते हैं. एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अपथ्रस्ट. ओरिजिन अपथ्रस्ट होता क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर. बिकॉज ऑफ difference in pressure at top and bottom of the sphere. तो टॉप और बॉटम पे प्रेशर की डिफरेंस की वजह से हमारे पास अपथ्रस्ट होता था. प्रेशर एट बॉटम हमेशा ज़्यादा होता है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एज इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. अच्छा जी, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए. मैंने इस बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि थ्रस्ट 170 है, वेट 20 है. तो अब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मीन्स एफ नेट हो जाएगी 170 माइनस 20, या वेट माइनस अब थ्रस्ट माइनस वेट इज इक्वल्स टू एम ए. मास ऑफ द स्फीयर हम लोग निकाल चुके थे, दैट वाज 2.04. हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है. ये हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 2.04 विच विल बी इक्वल टू 74 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी जो है एक्सेलरेशन आ गई. द विस्कस ड्रैग एफ डी acting on the sphere is given by this equation, where r is the radius, the sphere, and v is the speed. Constant k is equal to 810 kg per meter cube. Determine the constant terminal speed reached by the sphere. ठीक है, the viscous drag d is given by this. Calculate the constant terminal speed given by this. अच्छा जी, इस क्वेश्चन में बेटा हम लोग जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी लेक्चर को रेफर करेंगे और एक बात पे आएंगे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी. अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, या इक्विलिब्रियम में हो, या रेस्ट पे हो, तो उसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होती है. वेट जो होता है वो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होती हैं, कांस्टेंट स्पीड होती है. सेम कॉन्सेप्ट को मैं अगर यूज़ करूं, तो अगर मेरे पास ये कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड पे मूव कर रहा है, देयरफॉर जो वेट है ऑब्जेक्ट का प्लस द ड्रैग फोर्स, ये इक्वल हो जाएंगे बेटा अपथ्रस्ट के कांस्टेंट स्पीड.
तो हमारे पास वेट ड्रैग निकालने के लिए अब थ्रस्ट फोर्स जो मेरे पास दी हुई है 170 माइनस वेट इज 20, तो ड्रैग फोर्स हमारे पास हो जाएगी 150 न्यूटन्स। और से बात को समझना बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस है और ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मीन्स कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। अगर अप थ्रस्ट 170 है, वेट 20 है, तो एक और फोर्स तो इक्वल करने के लिए चाहिए ना, तो ड्रैग फोर्स 150 हो जाएगी। 150 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 170, तो कोई नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी। यहाँ से बेटा मैंने ड्रैग निकाला, ड्रैग को मैंने इक्वल किया बेटा, के की वैल्यू हमारे पास 810 दी हुई है, रेडियस हमारे पास ऊपर दिया हुआ था जो हम लोगों ने 16 इंटू 10 की पावर -2, और v की वैल्यू निकालनी है। वर्कआउट करके बेटा मेरी v की वैल्यू 150 2.689 2.7 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, ये हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका बेटा पार्ट 5 इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो मैं फिलहाल इस वीडियो में नहीं कर रहा, तो पार्ट 4 तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट। थैंक यू।